ऑफ चैप्टर 12 औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल, औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का एक विस्तृत ब्यौरा रखा था। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नज़र रखने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण किए जाते थे। जैसे कि कल हमने बात किया कि शहर में आखिर क्या क्या चीज़ें अलग थीं जो एक शहर को एक गांव से अलग बनाती थी। तो यहाँ पे नियम और कानून बनाए गए थे, काफ़ी सारी चीज़ों का ब्यौरा रखा जाता था। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि आखिर क्यों रखा जाता है छोटी छोटी चीज़ों की जानकारियाँ। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा ही होगा, कभी कभी निकलता है कि साइंस में इतने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इतने बच्चे आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। अभी 4-5 दिन पहले भी एक सर्वे आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि साइंस मीडियम में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है कंपेयर टू आर्ट्स में जितनों को मिल रही है जॉब, एंड आर्ट्स में एंड ऑब्वियसली बीकॉम में एक्सेट्रा। तो ये भी एक सर्वे है। आखिर ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है? तो कहीं ना कहीं ये आपके आंसर राइटिंग में रिकॉर्ड्स के लिए हो सकता है। आप इसे एडिशनल तौर पे कुछ ऐड कर सकते हैं जो आंसर को अच्छा बनाएगा। शहरों के फैलाव पर नज़र रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्र में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। इसके बाद 1881 के दशकीय हर 10 साल में यह प्रक्रिया होने लगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जनगणना हर 10 साल में होती है। तो 1872 में फर्स्ट टाइम ये जनगणना हुई थी, मतलब एक अखिल भारतीय जनगणना के द्वारा, और उसके बाद हर 10 साल के बाद ये जनगणना होती है। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले जो आंकड़े हैं वो एक बहुमूल्य स्रोत होते हैं। जब हम इन रिपोर्ट्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास एक ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए काफ़ी ठोस जानकारियाँ उपलब्ध हैं। यदि हमें पता है कि 10 सालों में इतनी जनसंख्या बढ़ी है तो हमें ये भी पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो किन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ी, किन स्टेट में बढ़ी है, क्या वो स्टेट में शहरीकरण हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन कम होगी, तभी तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी ना। तो उन चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए। तो सिर्फ एक जनसंख्या निकालने से काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर जनगणना एक ऐसा साधन है जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारियों की सुगम्य आंकड़ों में तब्दील किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे। जनगणना आयुक्तों ने आबादी के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी। कई बार यह वर्गीकरण निहायत अतार्किक होता था और लोगों की परिवर्तनशील व परस्पर काटती पहचानों को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता था। भला ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? जो कारीगर भी था, व्यापारी भी था, जो आदमी अपनी ज़मीन पर खुद खेती करता है और उपज को खुद शहर लेके जाता है, तो उसे किसान में रखा जाएगा या फिर व्यापारी में? बहुधा लोग खुद भी इस प्रक्रिया में मदद लेने से इनकार कर देते हैं। अब जनसंख्या जब करने आते हैं लोग, तो बहुत से लोग 1-2 लोगों का घर में नाम बता दिया और ज़्यादातर लोगों का नाम नहीं बताते हैं। तो ऐसा बहुत ही कॉमन है। अगर आप गांव में जाके देखेंगे तो कुछ लोग तो अपने घर में ही नहीं घुसने देते, कुछ लोग होते ही नहीं हैं घर में, इधर उधर हो जाते हैं। अब अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तो आप उन्हें तो जनगणना में नहीं शामिल करवाएंगे ना, क्योंकि मेहमान की पूरी फैमिली तो नहीं आई होगी। लेकिन वो जिस स्थान से आए हैं, अगर उसी स्थान पे जनगणना हो रही है तो उनका नहीं हो पाएगा। जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। शहरों में ऐसे लोग भी थे जो फेरी लगाते थे, काम न होने पर मजदूरी करते थे। बहुत सारे लोग जनगणना कर्मचारियों के सामने खुद को अक्सर व्यापारी बताते क्योंकि उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज़्यादा सम्मानित लगता था। झूठ भी बोलते थे बहुत सारे लोग। हालांकि अगर बात राशन कार्ड बनवाने की आ जाए तो सब अपने आप को किसान ही बता देते हैं। लेकिन
जब बात आती है जनगणना की तो सब व्यापारी हो जाते हैं, क्योंकि बात है सम्मानीय पाने की, सम्मान दिखाने की कि हाँ हम सम्मानित व्यक्ति हैं समाज में। मृत्यु दर और बीमारियों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना भी लगभग असंभव था। बीमार पड़ने की जानकारी भी लोग प्रायः नहीं देते थे। बहुत बार इलाज भी गैर लाइसेंसी डॉक्टरों से करा लिया जाता था। ऐसे में ऐसी बीमारी या मौत की घटनाओं का सटीक हिसाब लगाना कैसे संभव हो सकता था। कहने का मतलब यही है कि इतिहासकारों को जनगणना के ऐसे स्रोतों का भारी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। बदलाव में रुझान। जनगणनाओं का सावधानी से अध्ययन करने पे कुछ दिलचस्प रुझान सामने आते हैं। सन 1800 में पाया गया कि हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही है। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बहुत मामूली और स्थिर था। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग 30% हो गई थी। अपरिवर्तनशीलता के नीचे विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास के रुझानों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव छिपे हुए हैं। छोटे कस्बों के पास आर्थिक रूप से विकसित होने के ज़्यादा मौके नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें हमने पाईं। जैसे मुंबई और मद्रास तेज़ी से फैले और जल्दी एक विशाल शहर बन गए। कहने का मतलब ये है कि नए व्यावसायिक एवं प्रशासनिक केंद्रों के रूप में इन 3 शहरों के पनपने के साथ साथ कई दूसरे तत्कालीन शहर कमज़ोर भी पड़ते जा रहे थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये शहर भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पाद के लिए संग्रह डिपो थे, मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रवाह की दिशा बदल गई और इन शहरों में ब्रिटेन के कारखानों में बनी चीज़ें उतरने लगीं। भारत से तैयार माल के बजाय ये कच्चे माल को निर्यात करना प्रेफर करते